दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने के लिए, सो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कई साल पूछे गए हैं एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल हो सकते हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्त कि इससे हमारी आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि यदि गुरुत्व प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है श्यान बल, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है आर्किमिडीज का उछाल बल, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है स्थिर वैद्युत बल और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गुरुत्व का प्रभाव जो होता है वो आर्किमिडीज के उछाल बल पे जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, तो जब इसका प्रभाव कम होगा तो आर्किमिडीज का उछाल बल भी बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका भी प्रभाव बदल जाएगा गुरुत्व के प्रभाव के कम होते ही या फिर अधिक होते ही। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गुरुत्व के प्रभाव कम हो तो निम्न में से आर्किमिडीज का उछाल बल बदल जाता है, न कि श्यान बल बदलेगा और न कि स्थिर वैद्युत बल बदलेगा। ठीक है, केवल आर्किमिडीज का उछाल बल जो है वो गुरुत्व प्रभाव कम होते ही बदल जाता है या फिर अधिक होते ही बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी से वायुमंडल संबद्ध है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि वायु द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है गुरुत्व द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है बादलों द्वारा और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है वो हमारा गुरुत्व के द्वारा जो है वो संबद्ध होता है। ठीक है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्व नहीं रहेगा तो वायुमंडल जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो पृथ्वी से वायुमंडल गुरुत्व द्वारा संबंध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड न्यूमेरिकल टाइप से है कि यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है 2 गुना हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन 4 गुना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि आधा हो जाएगा और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी में क्या संबंध होता है। तो मैं आपको बता दूं कि F = कैपिटल G m1 m2 बाई r² ये फार्मूला होता है। तो इस रिलेशन से हम समझ पाए कि F और R यानी कि दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी और उन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह होता है, यानी कि F इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम F का मान बढ़ाएंगे तो उनके बीच की दूरी का मान घटेगा और उनके बीच की दूरी का मान बढ़ाएंगे तो F का मान कम होगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो F इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हमने कहा, और R की जगह पे अगर हम 2 रख के स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 उसका बल रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फिगर आप देख रहे होंगे उसमें समझ पा रहे होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने कैपिटल G का प्रायोगिक मान दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कैवेंडिश ने, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कापरनिकस, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है ब्रुक टेलर ने और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कैपिटल G का सर्वप्रथम जो प्रायोगिक मान जिसने दिया था वो उनका नाम है कैवेंडिश। ठीक है, और इसका मान 6.67 × 10⁻11 होता है। ठीक है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। इस वीडियो में ही आगे जो क्वेश्चंस आप देखेंगे उस पे इसके ऊपर जो मात्रक है, इसका मान है, उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स बताई गई है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने कैपिटल G का प्रायोगिक मान दिया था। ठीक है दोस्त, तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे।
अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया था कि आने वाले सभी क्वेश्चंस में हमने इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स बताई है। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कैपिटल जी का मान होता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि क्या होता है कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या फिर ये मान जो है, ये वैल्यू जो है वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा और ध्यान से कई जगह मतलब आप रिवीजन करके इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो कैपिटल जी का मान होता है, इसे हम याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा कैपिटल जी से ही रिलेटेड है। इसमें ये कह रहा है कि कैपिटल जी का मात्रक होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि न्यूटन, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है किग्रा स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आप 2 तरीके से इसको याद कर सकते हैं। एक तो आपको जो है वो फॉर्मूले के बेसिस से आप याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, और एक अगर आपको ऐसे ही याद रहता है पहले से, तो आप इसे रिवीजन करके याद रख सकते हैं। तो अगर आप फार्मूले की मदद से याद करेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। ये कैसे आप याद कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है कि F = G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर G का मान हम निकालें तो F इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2 लिख सकते हैं। और सबका जब मान रखेंगे हम, तो हम देख पा रहे होंगे कि सबका मान जब रखेंगे तो F का मान हमको, F का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, और उसके बाद से मीटर स्क्वायर है तो मीटर, दूरी है तो दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटा 2 द्रव्यमान है तो किग्रा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा का स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी तल पर जी का मान, स्मॉल जी का मान, यहाँ पे देखना है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान क्या होता है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है 8.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी तल पे स्मॉल जी, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका जो मान होता है वो पृथ्वी तल पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए मात्रक जो होता है ये गुरुत्वीय त्वरण है, और त्वरण का मात्रक हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए हम, और इसकी वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है। तो पूरा अगर हम मिलाकर लिखें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और इम्पोर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें कवर किया जा रहा है आपके इस वीडियो में। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि स्मॉल जी का मात्रक होता है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि स्मॉल जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से देखेंगे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्मॉल जी का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, सो हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि उपग्रह में भारहीनता का कारण है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है शून्य गुरुत्व, दूसरा ऑप्शन आपके कह रहा है द्रव्यमान केंद्र, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आप ज़मीन पे खड़े होते हैं, तो ज़मीन जितना आपका वेट जो है वो नीचे की तरफ आपका लगता है भार, उतना ही जो ज़मीन है वो प्रतिक्रिया आपको करती है, तभी आपको अपना वेट महसूस होता है कि हमारे अंदर कुछ वेट है। ठीक है, तो उपग्रह की सतह द्वारा अगर शून्य प्रतिक्रिया बल लगेगा, उपग्रह की सतह पर जो है वो शून्य अगर प्रतिक्रिया बल लगेगा, तो इसका मतलब उसका भार महसूस ही नहीं होगा। उसकी प्रतिक्रिया जब शून्य होगी तो उसे भार का अनुभव ही नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि अगर आपसे पृथ्वी द्वारा प्रतिक्रिया बल हटा दिया जाए तो
आपको अपना भार महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो एक सिर्फ रीज़न यही है आपका कि उपग्रह में भारहीनता का कारण उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि 0, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है अनंत, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है पृथ्वी की सतह पर भार के तुल्य, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के केंद्र यानी कि पृथ्वी का जो सेंटर होता है वहाँ पे वस्तु का भार 0 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का संपूर्ण भार 0 होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बार आपके एंट्रेंस में पूछा गया है, सो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। सो कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। आपकी एक लाइन दोस्तों कमेंट्स वाली हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती रहती है। ठीक है दोस्त, एंड वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, एंड चैनल पे पहली बार आते हैं अगर आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।